हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयांश लेक्चरर। विल बी स्टार्ट नाउ। कक्षा 10 का आज वन शॉट देंगे हम लोग कि जो कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी कि वन शॉट लाइए वन शॉट लाइए, इसीलिए हमने वन शॉट का ला दिया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग सरस्वती माँ को की वंदना कर लीजिए। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा जय सरस्वती माँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? आइए पहले डिफिनीशन देख लेते हैं हम कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं ये होती हैं जैसे जिस प्रकार आप पानी को चीनी में घोल रहे हैं तो दोनों आपस में मिल जा रही हैं। पानी का जो स्वाद होता है वो स्वादहीन होता है और जो नमक होता है वो खट्टा होता है, यही। लेकिन जब वो पानी में मिल रहा है नमक, तो उसका स्वाद क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। वही क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएगा। जिस प्रकार उदाहरण देख लीजिए, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है ये भी गैस होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये भी हमारा गैस होता है। तो उससे हमें क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। यानी कि जो हमारा गैस प्लस गैस गिवन बाय लिक्विड। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो Mg होता है, मतलब जो मैग्नीशियम होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में MgO का निर्माण करता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो Mg और यहाँ पे O2 हैं, ये अभिकारक हो जाएंगे। यह क्या हो जाएंगे? अभिकारक। और जो हमारा MgO है ना बेटा, ये हो जाएगा प्रोड्यूस, मतलब उत्पाद। तो ध्यान से देखना, Mg तथा O2 को मिलाकर क्या मिल रहा है? MgO मिल रहा है। तो यहाँ पे हम गिवन का निशान लगाएंगे और बीच में जो है Mg प्लस O2। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी बात मेरी नोट कर लीजिए, जितने भी गैस होते हैं सब दीर्घ परमाणु होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसके भी नीचे H2 लगा रहेगा, जो क्लोरीन है इसके भी नीचे H2 लगा रहेगा, जो ऑक्सीजन है इसके भी नीचे। जितने भी गैसें हैं सब दीर्घ परमाणु होते हैं। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि अभिक्रिया होती कैसे है, मतलब अभिक्रिया के लक्षण है क्या आखिर। तो अवस्थाओं में परिवर्तन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो हमारा H2 है, जो हमारा हाइड्रोजन है, वो क्या है? गैस है। जब गैस में गैस का विस्फोट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? लिक्विड मिल रहा है। उसी प्रकार रंग का परिवर्तन। आप देखेंगे जो हाइड्रोजन होता है वह सफेद रंग का होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो भी सफेद रंग की होती है। लेकिन जब हमें जल मिल रहा है, जल ब्लू रंग का होता है, जल तो नीले रंग का होता है। उसके बाद तीसरा है तापमान में परिवर्तन। चौथा गैसों का निष्कासन। मतलब जब आप अभिक्रियाएं कराएंगे, तो चाहे उसको गैस देंगे, मतलब उसको उष्मा देंगे, या उससे उष्मा निकलेगी। तो गैसों का निष्कासन मतलब जो हमारा H2O2, मतलब जितने भी गैस हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो कि यह रंग में परिवर्तन कैसे होता है। अब जानते होंगे C2H4 कॉपर सल्फेट। जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो होता है सफेद रंग का। वो कैसा होता है? सफेद रंग का। जब कॉपर सल्फेट को आप पानी में मिला दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू रंग का, मतलब ये हो जाएगा नीला कलर का। तो CH4O प्लस 5H2O। यह जो होता है ना बेटा, यहाँ पे जो डॉट लगा है, डॉट का मतलब ये होता है कि यह एक क्रिस्टल का निर्माण किया है। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार हुई है? क्रिस्टल के रूप में हुई है। अब आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण करते हैं, मतलब जो भी दो तत्व आपस में मिलेंगे उसके विपरीत तीसरा तत्व रहेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिए तो उससे हमें क्या मिला? H2O मिला, जो कि एक क्या है? लिक्विड फॉर्म है। अब अभिक्रिया के लक्षण। अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब देखिए यहाँ पे जो दोनों गैस थे, दोनों गैस मिलके क्या बने हैं बेटा? लिक्विड बने हैं।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अवस्थाओं में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों का निष्कासन। ये 4 पॉइंट होते हैं अभिक्रिया के लक्षण के। फिर देखते हैं हम संतुलित अभिक्रियाएं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में विभिन्न तत्वों परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। मतलब देखो क्या होता है बेटा, कि मैंने आपको यही बताया कि जो हमारे दो अभिकारक होंगे, मतलब जो यहाँ पे Mg और O2 ये दोनों आपस में क्या हो गए, अभिकारक हो गए हैं। तो दोनों अभिकारक के से उत्पाद का निर्माण हुआ, दो अभिकारक मिलने से एक उत्पाद का निर्माण हुआ बेटा। तो फिर इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो मैग्नीशियम की जो संख्या है, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है बेटा, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है। आखिर हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया बेटा ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी तो ठीक है मैग्नीशियम, लेकिन ऑक्सीजन का तो फेरबदल हो रहा है बेटा। तो ऑक्सीजन को करने के लिए, संतुलित करने के लिए Mg के पास अगर हम 2 लगा दें, Mg पहले हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन की पूर्ति क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन अब तो लफड़ा फंस गया भाई, Mg मतलब मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तुम बोलोगे सर अब क्या करें, मैं बोल दिया बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे Mg के आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, यह तुम्हारी क्या हो गई, अभिक्रियाएं संतुलित हो गई। इसी प्रकार इसका अगर फॉर्मेट आप चाहेंगे m + n गिवन बाई Mn, तो देखिए नीचे जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया है, सोडियम और क्लोरीन को जब मैंने मिलाया, आप जानते हैं कि जो सोडियम होता है वो भूरे रंग का होता है, जो क्लोरीन होता है वो हरे रंग का होता है। तो इन दोनों के मेल से मुझे क्या मिला, NaCl मिला। जो NaCl बेटा, NaCl नमक, NaCl कैसा होता है, सफेद होता है। तो बोल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों का रंग डिफरेंस था, इन दोनों के रंग से क्या हो गया, इसका रंग डिफरेंस हो गया, और इसके स्वाद में भी परिवर्तन हो गया। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। पर सर ये बताओ, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो लफड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, फिर देखो यहाँ पे जो सोडियम है ना, यहाँ पे सोडियम 1 है, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम यहाँ पे भी 1 है, सोडियम यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ 2 है तो मैं आगे 2 से क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। और जब मैंने यहाँ से 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे तो क्लोरीन की संख्या बराबर हो गई, पर जो हमारा सोडियम था बेटा, सोडियम की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो यहाँ पे सोडियम को मैं डिफरेंस करने के लिए मैं यहाँ पे आगे किससे गुणा कर दूं, 2 से यहाँ पे क्या कर दूं, गुणा कर दूं। तो मेरी ये जो अभिक्रियाएं बेटा क्या हो जाएंगी, संतुलित हो जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं अभिक्रियाओं के लक्षण पे। टेक द स्क्रीनशॉट बिफोर फॉर नेक्स्टिंग। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, उनमें से निम्नलिखित हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो वस्तुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमें दोनों वस्तुओं का गुणनफल मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि दो तत्वों को मिलाने से अगर हमें एकल उत्पाद मिले, दो तत्वों को मिलाने से जब हमें एकल उत्पाद मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि एकल उत्पाद से जो एकल अभिकारक होगा वो अपने अवयव में टूट जाएगा, तो उसी को हम क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा कि एक वस्तु के साथ जो रिलेशनशिप में रहेगी, मतलब जो जो ए है वो बी के साथ क्या रिलेशनशिप में है, अगर इसकी क्रिया अगर मैं सी से करवा दूं, इसका जो मैं रिएक्शन है मैं सी के साथ करवा दूं, तो सी क्या करेगा, सी बी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, सी के साथ क्या हो जाएगा, जो बी है वो सी के साथ जाके मिल जाएगी और ए को विस्थापित कर देगी, तो यह क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का बेटा मतलब ये है कि दो वस्तुओं में जो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में तत्वों के आयनों का आदान प्रदान होगा।
मतलब कोई अगर तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज के साथ जाके क्या कर लेगा, संबंध बना लेगा। और जब किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज हो प्लस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, रिलेशन बना लेगा, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन। अपचयन का मतलब है कि ऑक्सीजन की हानि और ऑक्सीकरण, या उसी को हम कहते हैं उपचयन। उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, वही क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं एक बार और फिर से डिफिनीशन दे रहा हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संयोजन अभिक्रिया, फिर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एकल अभिकारक अपने अवयव में टूट जाता है। जैसे अगर आप नमक को पानी में डालते हो ना, तो जो नमक होता है वो पानी के साथ क्रिस्टलन बना लेता है, जो कि वो अपने Na प्लस Cl, नमक का सूत्र होता है NaCl। Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो Na अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कराएगा तो वह कम क्रियाशील वाले तत्वों को प्रतिस्थापित करके या विस्थापित करके दूसरे के साथ क्या बना लेगा, रिलेशन बना लेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है बेटा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर आयनों का आदान प्रदान कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जब अपचयन और उपचयन जब एक ही अभिकारक में, ध्यान से सुनना, जब एक ही रिएक्शन में, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन, अपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। तथा उपचयन, उपचयन को हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की हानि। जब दोनों एक साथ होगी, एक ही अभिक्रिया में देखने को मिलेगी, उसी को हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। आखिर संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मेरी बात को याद रखना, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाएं तो उसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, A+B गिवन बाई C, तो इस प्रकार होगा, Na का एक अणु Cl के दो अणु के साथ जब संयोग करता है तो NaCl का निर्माण करता है। जो NaCl होता है बेटा, ये घरेलू नमक होता है। अगर आप इसको संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित भी कर सकते हैं, यहाँ पे दो लगा के, दो से गुणा करके। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, मतलब जो Na है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, ये दोनों लोग अलग अलग हैं, परंतु जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो एकल उत्पाद बना रहे हैं, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम, ये है बेटा क्लोरीन। फिर से बस संयोजन क्रिया समझिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, जब ये संयोग कर रहे हैं, मतलब ये जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो वह क्या बना रही है,
सोडियम क्लोराइड बना रही हैं। उसी प्रकार आप ले सकते हो कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो MgO का निर्माण करती है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो वही क्या है बेटा, संयोजन अभिक्रिया है। जब दो तत्व आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया क्या है समझिएगा, जब एकल अभिकारक अपने अवयव में टूट जाता है, जैसे NaCl है, NaCl को आप पानी में डालोगे तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वही क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया। जब परिभाषा देख लीजिएगा, जब एकल अभिकारक अपने अवयव में वियोजित हो जाए या टूट जाए, वह क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर इसका आप लिखना चाहो तो MgO2 गिवन बाय Mg+O2। देखिए ये मैंने अभिक्रिया संतुलित भी कर दी है और इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है। तो इसको समझिएगा, MgO ये तो एकल अभिकारक था, ये एक था, तो इसके टूटने से दो हो गए ना। MgO जो था ये एक अभिकारक था, इसके टूटने से दो हो गए, Mg+O2, ये दो तत्व तो अलग अलग हो गए। तो इसी को हम क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के शाखा में हमने 2 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। तो हमारी पारी आती है विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मैंने आपको पहले शुरुआत में भी बताया है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले को प्रतिस्थापित कर देता है। तो डिफिनेशन है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते समय कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, AB+C गिवन बाई CB, ये जो हमारा C है ये B के साथ क्या हो गया, रिलेशन बना लिया, और A को क्या कर दिया उसने, प्रतिस्थापित कर दिया। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखा जाए, CuSO4 प्लस Fe गिवन बाई FeSO4 प्लस Cu, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखना, मेरे बात सुनना, जो हमारा CuSO4 है, जो हमारा कॉपर है, कॉपर कम क्रियाशील है, और जो हमारा लोहा है, लोहा अधिक क्रियाशील है। इसीलिए लोहे ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। जो लोहे ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हमारा ZnO प्लस H2SO4, ये मान लीजिए एक मेरी रिएक्शन है, यहाँ पे O के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और Z के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रहता है, ये क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये जो Zn है ना, Zn जाके SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो H2O, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इसी प्रकार मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा था, AB+CD गिवन बाई AD। जो हमारा A होता है वो D के साथ जाकर सहयोग करेगा और जो B होता है वो C के साथ जाकर सहयोग करेगा। ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद एक बार फिर समझिए कि जब कम क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व को, जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जब द्विविस्थापन क्या होगा कि दो तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। टेक द स्क्रीनशॉट, चलते हैं हम आगे। तब देखिए इसी क्रम में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण को हम उपचयन करते हैं तथा अपचयन दोनों होती है। अपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि।
अब देखिए नाम भी है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यही होगा कि जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा वो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और अपचयन जिसमें से ऑक्सीजन का ह्रास होगा वो अपचयन हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो जिंक मोनोऑक्साइड है, जिंक मोनोऑक्साइड से यहाँ से जो रिएक्शन हुई है, यहाँ पे सिर्फ जिंक बचा है, तो इसमें जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ऑक्सीजन का जब ह्रास हुआ है तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कार्बन है बेटा, तो कार्बन पे यहाँ जाके CO, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ जाके ऑक्सीजन ये वाला जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि जब ऑक्सीजन जब कहीं से निकलेगा या हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, जब हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो उसे अपचयन कहेंगे। तो एक और डिफिनेशन होती है, लिख लीजिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का ह्रास। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार आ चुकी है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा कि MnO2, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया, सॉरी यहाँ पे उपचयन हो गया। तो मेरी बात याद रखना कि जब हाइड्रोजन जाके दूसरे तत्व में जुड़ेगा तो अपचयन, जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उपचयन कहलाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, जब अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल सामने है, एक बार अगर वीडियो नहीं समझ में आएगी तो एक बार फिर पीछे करके थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, और टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले वाले लेक्चर पे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद अथवा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। देखेंगे आप लोग, जो सामान रहती है, मतलब जो घर पे कुछ भी चीज़ रखेंगे, तो अगर वो खुले में रख देंगे वो जल्दी खराब हो जाती है, अगर वही उसको ढक के रखा जाएगा वो जल्दी खराब नहीं होती है। तो उसी बात का अध्ययन कर हमें करवाता है विकृत गंधिता। देखिए इसकी दूसरी डिफिनीशन है, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब आपने कुछ सामान रखा, 2 या 3 दिन के बाद आपका सामान खराब हो जा रहा है, मतलब जो भी आपकी खाने वाली चीजें हैं वो खराब हो जा रही है, तो उसे हम क्या कह देंगे, विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता से बचाव क्या है आखिर। खाद्य पदार्थों का प्रशीतक में रखना, प्रशीतक का मतलब होता है फ्रिज, यानी कोई ठंडे स्थान पर रखना। हालांकि आजकल ठंडी है, जल्दी नहीं खराब होगा, लेकिन तो भी फ्रिज में रखना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, मतलब जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में भी क्लोरोफिल होती है, तो उसके कारण सूर्य के प्रकाश से भी कहाँ रखें, दूर रखें। खाद्य पदार्थ की पैकेटों को अक्रिय गैसें, जैसे आप देखे होंगे जो चिप्स होता है, चिप्स में तो बस सब गैस से भरी रहती है, वह अक्रिय गैस होती है। जो चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है वह अक्रिय गैस होती है, और वह कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अगर उसमें सक्रिय गैस रख देंगे वो भी खराब हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में, मतलब वायुरोधी जिसमें हवा ना जा पाए उसे हम वायुरोधी कहते हैं। जो हवा का विरोध करे वो वायुरोधी बर्तन कहलाएगी। एक बार फिर समझिए कि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद और गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता के बचाव, विकृत गंधिता को हम लोग 4 या 5 प्रकार से बचा सकते हैं।
खाद्य पदार्थों को प्रशीतक मतलब फ्रिज में रखें। जो भी खाने वाली चीज़ें हैं उनको फ्रिज में रखिए और सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, और जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उससे आप दूर रखें। खाद्य पदार्थों की पैकेटों में अक्रिय गैस भरें। पैकेटों में अक्रिय गैस भरें। अक्रिय गैस में जैसे नाइट्रोजन, अब चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है तो वहाँ जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो अक्रिय गैस है। खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखें। अब ऐसा बर्तन कहीं खोज लीजिए जिसमें हवा ना जा पाए, बस वो क्या कराएगा, विकृत गंधिता। तो आइए अब हम हमारे लास्ट टॉपिक संक्षारण पे चलते हैं। उससे पहले मेरी हो सकता है एक पॉइंट छूट गई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल व क्षार दोनों एक साथ रिएक्शन करते हैं। मतलब जो अम्ल है हमारा, अम्ल HCl, और जो हमारा क्षार है यानी OH, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जब ये एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें एक उदासीनीकरण मतलब एक उदासीन तत्व मिलेगा, तो उसी को हम क्या कह देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आई होप आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्लियर होगी। फिर से मैं रिवीजन बोल दे रहा हूँ, लिख लेना कि जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल तथा क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करें तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। फिर आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जिसमें से उष्मा निकले, मतलब रिएक्शन तो हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद कहाँ निकलेगा, उष्मा निकलेगा, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहेंगे। फिर आता है हमारा ऊष्माशोषी। अब जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको उसके ऊपर प्रेशर भी देना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर जो है आपको देना पड़ेगा, उसमें उष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर वो रिएक्शन हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण या रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले ही उष्मा दी जाए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। फिर हमारा आता है अवक्षेपण। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण कहलाता है। जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं मैंने आपको बताया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही अवक्षेप पाया जाता है। हालांकि मैं वो टॉपिक भूल गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो अवक्षेपण कहलाती है। उसके बाद उदासीनीकरण, जिसमें अम्ल तथा क्षार एक साथ रिएक्शन करें उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया होने के पश्चात या अभिक्रिया होने के बाद उष्मा निकले, मतलब अभिक्रिया तो हो जाए, जैसे अभी मान लीजिए यही है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, उष्मा, यही क्या कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फिर देखिए ऊष्माक्षेपी, अगर मैं यहाँ पे कहीं उष्मा दे दूं, मतलब जब मैं अभिकारक में उष्मा जोड़ूंगा, जब मैं अभिकारक में उष्मा दूंगा तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहला जाएगा। जब यही उष्मा ये उत्पाद में मिलेगी तो यह क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक संक्षारण। आखिर संक्षारण होता क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपके घर में लोहे की वस्तुएं होंगी उसके ऊपर जंग लग जाता है। लोहे के ऊपर जंग लगना आपने कभी देखा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं। जैसे अगर कोई चांदी की वस्तुएं हैं तो उनके ऊपर काली परत चढ़ जाती है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, संक्षारण। आखिर अब देखिए होता क्या है, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे क्षरित होकर नष्ट हो जाती है। मतलब यह है कि जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो लोहा किसी काम का रहेगा नहीं, फिर लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहेंगे। तो इसकी दूसरी डिफिनेशन भी है, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। मतलब यह है कि जब लोहा
नमी अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह ये तो नहीं है बहुत तेज अभिक्रिया करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करके तो वह अपने आप को क्या कर लेगा, नष्ट कर देगा। यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल आखिर होता क्या है। लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का चढ़ना या जमना ही क्या कहलाता है, ये सब संक्षारण के अंदर आएगा। अच्छा ये तो हो गया, संक्षारण आ गया समझ में। लेकिन अब ये जो होता है इससे बचेंगे कैसे, मतलब संक्षारण को बचाएंगे कैसे होने से। लोहे को जंग, अगर बताइए लोहे के ऊपर जंग लगता है तो आप लोग पेंट करते हैं, तो पहला बचाव रहेगा धातुओं पर पेंट करना। धातुओं पर क्या करना, पेंट करना। ये हमारा संक्षारण कहला से बचाव है। पहला बचाव संक्षारण से धातुओं पर पेंट करना। दूसरा बचाव मिश्रित धातु बनाकर। मिश्रित धातु मतलब, मिश्रित धातु का मतलब ये हो गया कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो धातु बनाया जाए उसे मिश्रित धातु कहते हैं। तीसरा अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, मतलब लोहे के ऊपर अभी किसी और की परत चढ़ा, मतलब किसी भी और धातु की परत चढ़ा दीजिए जो कि हवा और ऑक्सीजन और नमी इनके रिएक्शन से उसे कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा बना दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, हमारे 3 बचाव हो गए। फिर एक बार समझिए, लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के आभूषणों का काला के ऊपर काली का परत का जमना। यह है कि जब लोहा ऑक्सीजन अथवा नमी के उपस्थिति में अपने आप को धीरे धीरे क्षरित करने लगता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। तो फिर इसके बचाव धातुओं पर पेंट करना, मिश्रित धातु बनाकर, अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है क्लियर। फिर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा आप एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसी क्रम में हम जो कक्षा 10 की विज्ञान है, कक्षा 10 की विज्ञान महज 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में बोर्ड परीक्षा के पहले, यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले आपका पूरा विज्ञान का क्रैश कोर्स में ला रहा हूँ। ये पहला चैप्टर हो गया। अब कल हो सकता है मैं सेकंड चैप्टर लेके आ जाऊँ वन शॉट, तो उससे मतलब नहीं, आपको मैं 15 वीडियो में मैं पूरा चैप्टर ही क्लियर कर दूंगा। और बात रही मैथ की, तो मैथ भी 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, इसी के साथ साथ मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी। और जब हमारी ये बात हो गई है, और कक्षा 12 वाले अब कल उनके लिए परमाणु तथा नाभिक का वन शॉट आ रहा है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। बोल दीजिए यहाँ पे बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है फ्री में कराई जा रही है, और आके सभी क्रैश कोर्स पढ़ें। जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप वहाँ कमेंट करें, और मैं शाम 7 बजे लाइव रहूँगा पढ़ाते हुए, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।